डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। हालात का तगाजा कह लें या फिर बढ़ती मुश्किलात की फिक्र कह लें, एक बात तो तय है कि तहरीक इंसाफ के रवैये में 180 डिग्री का शिफ्ट आ चुका है। वो तहरीक इंसाफ जो अदम एतमाद के बाद से मुसर थी कि बातचीत सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से होगी, उसने बड़ा यू टर्न ले लिया है और हुकूमत के साथ बगैर किसी पेशगी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है। दूसरी जानिब अब तहरीक इंसाफ असम्बली के अंदर और बाहर हुकूमत से मिल बैठकर मामलात सुलझाने की दुहाई दे रही है। वही हुकूमत कोई संजीदगी नहीं दिखा रही। किसी वक्त पीटीआई मुज़ाकरात से पहले शराइत रखा करती थी, अब वही हुकूमत कभी सानहा 9 मई की माफी की तलबगार है तो कभी डी चौक एहतजाज पर शर्मिंदगी जाहिर करने का मुतालबा किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि पहले तहरीक इंसाफ की वजह से मामलात में तातुल था, तो इस बार हुकूमती रवैये मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट बने हुए हैं। अंदेशा यही है कि शायद अब की बार ये मामलात किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। आज तहरीक इंसाफ 24 नवंबर के एहतजाज में लापता और जाँ बहक होने वाले कारकुनान के मामले पर अदालत भी पहुंच गई है। तहरीक इंसाफ ने 139 मिसिंग कारकुनान की लिस्ट जारी की है, जबकि चेयरमैन पीटीआई ने सानहा 26 नवंबर में 12 कारकुनों के जाँ बहक होने पर शहबाज शरीफ समेत दीगर अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमात की दरख्वास्त दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट से भी अहम खबर सामने आई है, जहां आईनी बेंच ने मिलिट्री हिरासत में मौजूद 85 मुल्जमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी है। आज के डायलॉग में इन्हीं मौजुआत पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर अब तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो हुकूमत संजीदगी क्यों नहीं दिखा रही। इसी तरह हुकूमत ने मौलाना के साथ बड़ा हाथ कर दिया है, अगर मौलाना सड़कों पर आ गए तो हुकूमत का क्या होगा, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि पीटीआई ने ये सोचा कि अब पॉलिसी शिफ्ट कर लिया जाए। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर और इस वक्त मुशीर भी हैं राना सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, वक्त का पहिया ऐसा घूम रहा है कि पीटीआई जो पहले इनकारी थी बैठने के लिए, मुज़ाकरात के लिए, अब वो लोग आपके पीछे पीछे हैं और आप लोग आगे आगे हैं। लेकिन इस बार जो शराइत रखी जा रही हैं वो वही है कि 9 मई पर माफ़ी मांगी जाए, कभी 26 नवंबर की माफ़ी मांगी जाए। आपको नहीं लगता एक स्पेस देनी चाहिए और माफ़ी तलाफ़ी के बगैर ही कोई मुज़ाकरात होने चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल उसमें कोई शर्त शराइत या माफ़ी तलाफ़ी या कोई इस किस्म का मामला नहीं होना चाहिए। उनके दरमियान बिल्कुल हमेशा राब्ता रहना चाहिए और हमेशा जो है वो बात होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे वो पॉलिटिकल पार्टी जो विद इन पार्लियामेंट मौजूद हों। मामला यहाँ पे ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब पहले तो काफ़ी अरसा, बल्कि काफ़ी अरसा क्या, ये तो 2014 से आप ले लें तो अब 2024 है, तो वो ये कहते रहे हैं कि जी मैं तो इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि मुज़ाकरात होने चाहिए। और पॉलिटिकल डायलॉग जो है, जब वो हुकूमत में थे उस वक्त भी उन्होंने हमारी ऑफर्स को बार बार ठुकराया। तो अब भी वो इस बात के ऊपर आज तक इस बात के ऊपर वो बज़िद हैं कि जी अगर बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, और आपकी क्या हैसियत या पोजीशन है कि हम आपसे जो है वो बात करें। अब भी इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसा इंदिया नहीं आया, बल्कि जो उन्होंने कल गुफ्तगू की है वहाँ जेल में सहाफ़ियों से, वो बिल्कुल अदरवाइज़ है। अच्छा। हाँ, उनके जो दूसरे दर्जे की उनकी क़यादत है, जो उनके सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ बात की है और उन्होंने ये कहा है कि ये एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जो है वो मुज़ाकरात करेगी। तो उसके बारे में भी अभी तक ना तो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, जैसे वज़ीर-ए-आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द प्रेजेंस ऑफ अपोजिशन ये कहा था कि जी आएँ, बैठें, बात करें, हमें पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए। तो ये 2-3 दिन से इजलास जारी है, तो वहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और अदरवाइज़ उन्होंने कोई ऐसी जो है वो बात नहीं की। तो इस किस्म की जो एंगेजमेंट्स हैं वो भी हमारी जो उनके साथ गाहे बगाहे मुलाकात रहती है, तो उसमें कोई ऐसी कोई सॉलिड चीज़ सामने नहीं आई अभी तक कि दोनों फ्रीकैन जो है वो बैठ के किसी एजेंडे के ऊपर जो है वो बात शुरू कर सके। लेकिन अगर बानी पीटीआई ने ये चाहा और उनके जहन में ये बात हुई तो ये पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो ये शुरू हो सकता है। पीएमएलएन जो है वो हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग पे जो है वो यकीन रखने वाली जमात है।
बिल्कुल सही राना साहब, लेकिन जो तासुर अभी क्रिएट किया जा रहा है, अब शायद वो पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से जेनेरिक जो आ रहा है वो ये है कि पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है, हुकूमत संजीदा नहीं है, और शायद उन्हें रिजर्वेशन ये है कि कल को अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामलात दुरुस्त हो जाते हैं तो शायद इस्टेब्लिशमेंट का रवैया अगर हुकूमत के लिए बदल जाए तो आपके लिए नुकसानदेह होगा ये। नहीं, देखें, इस्टेब्लिशमेंट बिलाशुबा एक फ्रीक है और उनकी प्रेजेंस जो है वो मौजूदा सिस्टम में आप उसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। तो जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बिल्कुल उनको ऑन बोर्ड लेके ही होंगे। लेकिन ये तसर जो है ये बिल्कुल गलत है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात में नाराज़ या वो उनसे इजाज़त लेने की ज़रूरत है। उन्होंने तो इजाज़त दी हुई है। 8 मई को जो एक तफसीली मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डीजी ISPR ने, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी ठीक है, पॉलिटिकल डायलॉग जो है ये हमारा मैंडेट नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए, उनको आपस में बैठना चाहिए। तो वो तो इस हक में है, वो कोई इसके अगेंस्ट तो नहीं है। एक और सर बयानिया, ये सोशल मीडिया अब चूंकि ऐसा ही खबरों का गढ़ है जहाँ से अफवाहें जन्म लेती हैं कि हुकूमत शायद तहरीक इंसाफ शायद 84 घंटों में कुछ ऐसा करने जा रही है कि शायद अब उन्हें मुज़ाकरात की ज़रूरत ही ना पड़े और खान साहब वो पत्ता शो करा दें। वो आपके ख्याल में कौन सा पत्ता हो सकता है जो वो शो करा सकते हैं और जिससे सारे ही मामलात एकदम बेहतर हो जाएंगे इनके लिए? यही वो बातें हैं जिसकी बुनियाद पे फिर आपको ये क्वेश्चन जो है वो रेज़ करना पड़ा है, या ये क्वेश्चन राइज़ होता है कि जी मुज़ाकरात जो है वो कमेटी बन गई है तो फिर शुरू क्यों नहीं हुए। यानी साथ ही जो है वो सिविल नाफरमानी भी साथ चल रही है, और हमारे जो असेसमेंट है कि वो सिविल नाफरमानी के ऐलान पे पूरी तरह से जो है वो कायम है और वो करेंगे। जिस तरह से 24 नवंबर का जो है वो बावजूद एंगेजमेंट के उनको ये कहने के कि जी आप डी चौक ना आएँ, आप इस जगह पे बैठ जाएं, ये कर लें, ऐसे कर लें, तो वो इस बात पे अडामेंट रहे। तो अब भी इस बात की जो है वो यानी एक सेंस आ रही है कि वो 15 यानी दिसंबर को जो उन्होंने रखा है वहाँ पे पेशावर पे कोई एक अपना प्रोग्राम, तो उसमें वो ये अनाउंसमेंट्स करेंगे। बिल्कुल सही। और कल पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं के बयानात सुन के ऐसा तासुर मिल रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी नाला है कि कोई भी मुज़ाकरात अगर पीटीआई के साथ होते हैं तो उस पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है और अब तक नहीं लिया गया। ऐसा क्यों है कि हर बात पर अब पीपल्स पार्टी को इख्तलाफ हो रहा है नून लीग से? नहीं, देखें, ये उनकी बात बड़ी जायज़ है कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो बिल्कुल उनको एतमाद में लेके होने चाहिए, उनको एतमाद में लिया जाएगा। लेकिन मामला ये है कि बानी पीटीआई जो है वो गुफ्तगू इस तरह की करे कि भाई हमारे जो है वो वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, और मेरी पार्टी के लीडर जो हैं वो गुडी गुडी जो है वो खेलें। क्या कौन सी गुडी गुडी उन्होंने हमारे साथ खेली है मास वाइज के कि उन्होंने हमारे साथ जो है वो एक राब्ता किया या वो आए मिले, इसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं हुई। तो ऐसी सूरत में हम पीपल्स पार्टी के साथ कौन सी जो है वो उनको ऑन बोर्ड लें। अगर कल को प्राइम मिनिस्टर को बाज़ाब्ता तौर पे वो कमेटी के मेंबरान खुद या वाया स्पीकर वो कहते हैं कि जी आपने हमें ऑफ़र दी थी ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस के आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो हमने उसको सोचा है हमारा भी अब प्रोग्राम बना है, तो ये हमारे मेंबर्स हैं, तो हम बात करना चाहते हैं। तो फिर यकीनन प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसला करेंगे उसमें पीपल्स पार्टी को भी, दीगर अलाइज को भी, IPP है, QD है, उन सबको एतमाद में लेंगे। और फ़र्ज़ करें कि अगर मुस्तकबिल करीब में कोई मुज़ाकरात का दौर PTI के साथ चल निकलता है और संजीदगी से आपके साथ PTI अगर बैठ जाती है, तो क्या इसमें बानी PTI की रिहाई भी मुमकिन हो पाती है? क्योंकि एक सिंजानी वाले में कंट्रोवर्सी उठी थी कि शायद वो रिहाई के बहुत करीब थे। ऐसा कोई वादा किया था हुकूमत ने उनसे? जी ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था,
और उनकी रिहाई जो है वो बिल्कुल करीब नहीं है, और अगर वो करीब है भी तो वो कोर्ट्स को पता होगा, वो अदालतों से रिहा हो सकते हैं, गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है उनको रिहा करने का। केसेस जो है उनमें बेल उनको लेनी पड़ेगी। केसेस में, पहले केसेस में उनकी बेल को एक आध केस के अलावा हो चुकी थी। अब उन्होंने 24 और 26 नवंबर को जो है वो कोई 2 दर्जन केसेस जो है वो और अपने ख़िलाफ़ बना लिए हैं। और यही वो चीज़ है कि जो इन मुज़ाकरात को जो है वो धुंधला कर रही है, क्योंकि इससे आगे शायद वो बात शुरू ना करें, और ये बात जो है ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह की यानी पोजीशन है, कोई एज सच क्लैरिटी जब तक लीडरशिप के ज़हनों में नहीं होगी उस वक्त तक पार्टीज़ की, दोनों पार्टीज़ में जो है वो सेकंड टियर की जो क़यादत है वो तो ठीक है, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती रहेंगी। राणा साहब, जिस तरह आज अदालत से सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के बाद सज़ा सुनाने के अमल की इजाज़त दी गई है, क्या कल अगर ये नौबत बानी पीटीआई पर आती है तो क्या आप लोग इस अमल को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर आज पीटीआई ज़ेरे ताब है तो कल कोई और भी हो सकता है। आप खुद अगर अपनी मिसाल ले लें तो आप तो सब भुगत चुके हैं, मनशियात से लेकर सज़ा या उम्र कैद जो भी था आपकी जमात ने भी भुगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चार्जेस इस वक्त पीटीआई के लोगों को दरपेश हैं, जिनमें उनका मिलिट्री ट्रायल होना जो है वो इन क्वेश्चन है, वो काम तो कभी पिछले 17 साल में किसी ने किया ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि कब किसी ने जो है वो कंटोनमेंट में जो है वो जाके जो आर्मी के एसेट्स हैं, उनके घर हैं, उनको जाके आग लगाई हो, एसेट्स की जो लूट मार की हो, जीएचक्यू का गेट तोड़ के जीएचक्यू पे चढ़ाई कर दी हो, एक यूनिट के जो है वो अंदर दाखिल हो गए हों, तो ये चीज़ें जो हैं ये तो कभी सुनी नहीं है किसी ने, ऐसा हुआ ही नहीं है कभी। और अगर आप आर्मी के एरिया में जाके वहाँ पे कोई जुर्म कमिट करते हैं जो कि दिफाई तनसीबात से या उनके एसेट से मुतल्लिका है, तो फिर अगर उस बंदे ने भी अगर आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट नहीं होना, तो फिर ये आर्मी एक्ट जो है वो ये फिर है किस लिए? ये 1952 में, आज से कोई 70 साल पहले ये बनाया क्यों गया था फिर? तो मामला ये है कि ये जो चार्ज उनको दरपेश है, इस चार्ज के तहत लोग आज तक आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट होते आए हैं। इसके अलावा किसी सिविलियन को, किसी पॉलिटिशियन को आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट ना किया जा सकता है, ना किया जाना चाहिए, ना हम उसकी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही। और पिछले दिनों एक कौमी हुकूमत या इस किस्म के सेटअप की अफवाहें बहुत ज़्यादा थीं, और अफवाहों की बुनियाद पर फैसल वाडा साहब की आनियाँ जानियाँ वो भी सबके सामने है, जिस पर आप ही ने कहा कि एक लाडले के पास वजारत है, दूसरा लेने के चक्कर में है। वाकई आपको ऐसा लगता है कि ये सब वाडा साहब वजारत के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर किसी और जगह से हुक्म हुआ है कि मुस्लिम लीग नून को ज़रा सा झटका दें आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाडा साहब जो है वो किसी चक्कर में नहीं है, लेकिन मामला ये है कि वाडा साहब जो बात कर रहे हैं उस बात में यानी इस हद तक ज़रूर हकीकत है कि वाडा साहब, आपको पता है कि जब वो पीटीआई में थे तो उस वक्त भी उन्होंने, जब ये लॉन्ग मार्च हो रहा था तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक बात की थी उन्होंने। तो अगर इमरान खान साहब उनकी बात पे तवज्जो दे लेते तो और इनको निकालते ना, तो शायद को बेहतरी हो जाती। तो मामला ये है कि वो जो है वो उन्होंने उनकी बात पे तवज्जो नहीं दी, बल्कि उनको जो है वो उन्होंने जो है वो निकाल दिया। तो इसलिए उनकी सारी बातों पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनकी बातें ऐसी होती हैं कि उनके ऊपर तवज्जो देने की जो है वो ज़रूरत होती है, ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ज़रूर उनका ख्याल भी रखेंगे और उनके साथ उनका मशवरा, उनके साथ जो है वो बैठेंगे हम। सर, तो कुछ फैसला हुआ उनका ख्याल रखने का?
जी वो हमारे साथ हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ पे हैं। हमने जो अमेंडमेंट्स की हैं, जो लेजिस्लेशन की है, उसमें उन्होंने वोट दिया है हमें। तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनका ख्याल ना रखने की तो कोई ऐसी सूरत है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। बिल्कुल सही। सर, मौलाना साहब के साथ बार बार हाथ हो रहा है और कल तो उन्होंने डायरेक्ट अपनी शिकायत का जो मंबर है वो ऐवान सदर को बना दिया और पीपल्स पार्टी से तो वो सख्त नाला है। आपको नहीं लगता अगर मौलाना भी सड़कों पर आ गए तो मुश्किल हो जाएगी? जी मौलाना जो बात कर रहे हैं वो बात इस हद तक दुरुस्त है कि ये लेजिस्लेशन जो है ये बिल्कुल मुतफ़िक़ा तौर पे और एक तय चीज़ के तौर पे हुई थी। लेकिन उसके बाद एक दिक्कत सामने आई है और वो उस दिक्कत को मौलाना के साथ बैठ के रिज़ॉल्व करना चाहिए। मेरी बिल्कुल पार्टी के अंदर भी, गवर्नमेंट के अंदर भी और बाहर भी ये राय है। और कामरान मुर्तज़ा साहब बड़े काबिल वकील हैं और मामला फ़हम आदमी हैं और मौलाना के वो पार्टी के लीगल एडवाइज़र भी हैं। तो उनके साथ आज रब्ता हुआ है लॉ मिनिस्टर का, तो इसका रास्ता निकल आएगा। ये जो दिक्कत दरपेश है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसका रास्ता ना निकल सके। और जावेद लतीफ़ साहब जब बार बार सेम ऐसी बात दोहराते हैं कि मुस्लिम लीग नून को ये हुकूमत ज़बरदस्ती दी गई, मियाँ नवाज शरीफ ना शहबाज शरीफ ये हुकूमत लेना चाहते थे, फिर ये हुर्रम साहब का बयान, आपको लगता है सब इंटरलिंक्ड है? ऐसा ही है कि उनकी बातों में भी फिर सदाकत है? नहीं देखें, ज़बरदस्ती कोई हुकूमत भी कोई किसी को दे सकता है। ज़बरदस्ती हुकूमत तो नहीं दी जा सकती, ज़बरदस्ती तो किसी को जेल भेजा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो है वो शायद मुल्क के बेहतरीन मफाद में ये फ़ैसला किया गया और उस फ़ैसले के असरात आपको सामने नज़र भी आ रहे हैं। ये मुल्क इस वक्त जो एक मुनासिब और बेहतर हालत में जो है वो पहुंच के इकॉनमी के रिवाइवल की तरफ चल पड़ा है। अगर रिवाइवल नहीं हुआ तो ये मुमकिन नहीं था। जो मेहनत पिछले 8-10 माह हुई है अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ शहबाज शरीफ। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जी टीम वर्क है, हम ये भी कहते हैं कि जी सारे शामिल हैं, लेकिन बस बाकी सारे शामिल बाजा ही हैं। मेहनत उस आदमी की है, उसने बड़ी मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है और ये इसकी मुल्क को ज़रूरत थी। मुल्क जो है वो सही डगर पे चल जाए तो बाकी चीज़ें जो है वो ठीक है। बाकी नारे शारे जो रहते हैं वो नारे ख़त्म तो नहीं हो जाने, तो वो नारे फिर लग जाएंगे और वोट की इज़्ज़त जो है वो इंशाअल्लाह ताला बहाल होगी पाकिस्तान में। उसकी बहाली के बगैर मामलात आगे नहीं चल सकते। अच्छा सर, 24 नवंबर को आपकी कमी बड़ी महसूस की गई और बड़े लोगों का ये दावा भी था कि शायद अगर आप मामलात को हैंडल करते तो ये मसाइल उतने ना होते जिस तरह वज़ीर दाखिला ने किए। और हालिया दिनों में उनकी परवेज़ खटक से भी मुलाकात हुई और केपी में अब ये खबरें हैं शायद परवेज़ खटक साहब को नून लीग ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं। आपको लगता है क्या इसमें कोई सदाकत है या फिर जिनके वो नुमाइंदे हैं उनको ये लगना शुरू हो गया है कि केपी में PTI की सपोर्ट असल मसला है जो नून लीग हल नहीं करा सकती? नहीं देखें, ये चीज़ें देखें, ये तो हम आज भी इस बात के ऊपर यानी 24 या 26 के बाद भी इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि इनको बाय ऑल मीन्स जो है वो केपी के और पंजाब की जो बाउंड्री है वहाँ पे इनको रोकना चाहिए था। इस्लामाबाद में दाखिल हो गया। अब देखें, इस्लामाबाद में दाखिल हो गए, वो हुआ कुछ भी नहीं है। वो जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, लेकिन एक प्रोपेगेंडा है कि वो जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा कि जी इतने यानी कत्ले आम हो गया और इतनी गोलियां चल गई, इतने लोग मर गए। किसी का वो सबूत दे नहीं सके अभी तक, लेकिन प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में कर रहे हैं। तो सर कोई 12 लोगों की फिर आप फहरिस्त देखें जब उन्होंने तो प्रोपेगेंडा वैसे होता है जारी की है सर, 12 लोगों के नाम तो उन्होंने जारी कर दिए हैं। नहीं तो वो बताए ना कि 12 लोग जो है वो गोलियों से जो है वो मरे हैं। उनमें से कितने हैं जो अपना जो है वो जो गलेल चलाते रहे हैं उसका जो पत्थर है उससे मरे हैं। फिर कितने हैं कि उनको किस हथियार की जो है वो फायर लगा है, वो हथियार जो है वो
फोर्सेस के पास यानी पुलिस के पास था, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के पास था, या वो इनके लोगों के पास था? कितने हैं जो गाड़ियों के नीचे आए हैं, जो किसी कंटेनर से कोई गिरा है, तो लाए ना वो सामने, वो चीज़ें एनालाइज करके पता चल जाएगा। लेकिन वो तो प्रोपेगेंडा तो दुनिया में तो वो इस तरह से कर रहे हैं कि जहाँ पे जनाब कत्ले आम हो गया, वो जलियांवाला बाग की जो है वो मिसालें दे रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा जो है ना, ये इसी वजह से इसने जन्म लिया कि ये यहाँ तक पहुँचे। तो इनको वहीं पे जो है वो बाय ऑल मीन जो है वो रोकना चाहिए था, या रोकने का जो है वो इंतज़ाम होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो चीज़ें जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो जहाँ कहीं कोई कमी कुताही हुई है वो ज़रूर इसको जो है वो देख रहे होंगे। बाकी परवेज़ खटक साहब वाली जो बात है, मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ खटक साहब जो है वो उनके शामिल होने से कोई फ़र्क पड़ेगा। और आपको नहीं लगता फिर एक अदालती कमीशन बना देना चाहिए, जिसकी डिमांड पीटीआई कर रही है कि आप दोनों वाक़यात पर अदालती कमीशन बना दें? शायद इसी तरह उनके जो रिजर्वेशंस है, ग्राजेस हैं, वो दूर हो पाएँ। यानी आप इस बात को प्रीमियम देना चाहते हैं कि हर आदमी उठे और उठ के जो है वो आके इस्लामाबाद का घिराव कर ले? मामला ये है कि ये लोग किस तरह से जस्टिफाई करते हैं इस तरह के जो है वो प्रिविलेज की, कि इनको जो है वो यहाँ पे इस तरह से। तो फिर आप जुडिशल कमीशन बना दें और इस बात को जो है वो आप इस हद तक ग्लोरीफाई कर दें कि जी ये डी चौक में आके इन्होंने बड़ा मुक़द्दस काम किया है, और अगर वहाँ पे इनको किसी ने कोई वहाँ से मुंतशर करने की कोशिश की है तो उसका जो है वो जायज़ा सुप्रीम कोर्ट लेवल के जजेस लेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो फिर तो जनाब ये रोज़ फिर लोग डी चौक ही पहुँचा करेंगे, फिर इससे पीछे तो कोई जो है वो रुकेगा नहीं। मामला ये है कि इनको अगर ये है कि जी यहाँ पे कत्ले आम हुआ, तो ये पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करने की बजाय ये चले जाएं सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है वो, या जो है वो एफआईआर के लिए ये दें एप्लीकेशन। यानी इनको अब तक एक एप्लीकेशन जिसमें बताएं कि यहाँ पे कत्ले आम हुआ है, ये लोग जो है वो मारे गए हैं, तो हमारा जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा तो दर्ज करवाने के लिए इन्होंने अब तक दरख्वास्त नहीं दी, और हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन जो है वो बैठ जाए इनके लिए। तो ये चीज़ें जो हैं इनके असरात होते हैं, इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। सर, चूंकि आप बाजुल नज़र भी चीज़ों को एनालाइज भी कर लेते हैं और देख भी लेते हैं, ऑब्वियसली इस पूरे चीज़ का जो सीन का करेक्टर का दारो मदार थी वो बुशरा बीबी थी, लेकिन जिस तरह वो सेफ हेवन लेकर केपी की हदूद में दाखिल हो गई, गंडापुर साहब उन्हें ले गए, फिर वो वहाँ पर भी जाके शिकवे शिकायतें कर रही हैं, उनका किरदार अब आपको पार्टी में लग रहा है कि वो शायद पीटीआई को डबो देंगी या फिर सूरज चढ़ा देंगी पीटीआई का? नहीं, देखें जी, पीटीआई को डबोना या उसको जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाना, ये तो है इमरान खान साहब के हाथ में। पीटीआई में पीटीआई के वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स हैं, और ऊपर इमरान खान साहब हैं, दरमियान में कोई नहीं है। ये तो उनका काम है, डबोएंगे या जो है वो चलाएंगे, ये तो वो ही करेंगे। नहीं सर, अब बीच में बुशरा बीबी भी तो आ गई है ना। पीटीआई में ने बुशरा बीबी का किरदार बहुत अहम होगा, इस वक्त भी है और आगे भी उसका किरदार बिल्कुल बहुत अहम होगा। बिल्कुल सही। सर, एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने इंटरनेट को तो इंतहाई सुस्त किया हुआ है, पकड़ धकड़ भी जारी है, लेकिन ये जो रेशियल प्रोफाइलिंग के तहत इस्लामाबाद में इर्द गिर्द पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपको नहीं लगता ये कोई इसके इम्प्लीकेशन अवेयर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इस बुनियाद पे ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़े उस मीटिंग में, बड़ी हाई लेवल मीटिंग थी, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, आईजी मौजूद था, कमिश्नर मौजूद था, उनको कहा है कि जिस आदमी के हाथ में डंडा है, उसकी वीडियो मौजूद है, वो पत्थर मार रहा है, वो शीशे तोड़ रहा है, वो कोई और नुकसान कर रहा है, उसको आप पकड़ें भी और उसको चलान भी करें, जेल भी भेजें। लेकिन जिसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, कोई बंदा जो है
ना अरेस्ट होगा ना चालान होगा। और आप ये देखेंगे कि इन्हीं दिनों में, मेरा ख्याल आज या कल में, बहुत सारे लोग जो है वो उनके ख़िलाफ़, भले वो हों भी वहाँ पे उस दिन, लेकिन उनके ख़िलाफ़ अगर इस पाया कि सबूत नहीं होंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया राना सनाउल, सीनियर सियासतदान और मुशीर मेरे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं सूरत हाल बेहतर ही हो, टकराव की तरफ ना जाए। एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ऐसी इतलात आ रही हैं कि शायद हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत का अमल शुरू हुआ है, या फिर मामलात अभी भी जूं के तूं ही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। एज इफ नाउ अभी मैं इस वक्त महमूद खान अजगज़ई साहब की रायशिका से आ रहा हूँ जी। इस वक्त तक हुकूमत के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं शुरू हुई जी। बिल्कुल सही। और ये तो बात तय है कि यकदम पीटीआई ने थोड़ा रवैया बदला है और हुकूमत से गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो गई है। आपको लगता है ये जो पॉलिसी शिफ्ट है इसकी ख़ास वजह क्या है? क्या अंदाज़ा आपको हो गया है कि अब महाजराई से अब गोल्स नहीं मिलने वाले? जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं जी कि बिल्कुल गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल रवैये के अंदर हमारा रवैया पहले भी पॉजिटिव था। आज से चंद माह पहले भी एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ ज़बानी दावों के अंदर मुज़ाकरात की बात की, उस कमेटी को रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी भी जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो मशरूत हैं 2 पॉइंट्स के साथ। नंबर 1, 9 मई और 26 नवंबर के सानहात के ऊपर जुडिशल कमीशन तरतीब दिया जाए। और नंबर 2, जो हमारे पॉलिटिकल कैदी हैं, सियासी कैदी हैं, इमरान खान साहब समेत, उनकी रिहाई जो है उसके ऊपर बात की जाए। ये 2 मुतालबात के ऊपर हुकूमत बात करने के लिए तैयार होगी तो हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे जी। अदरवाइज वी आर सॉरी फॉर दैट। और इसलिए इनको गैर मशरूत कहना शायद मुनासिब नहीं है जी। अच्छा सर, इसके ऊपर तो अभी कुछ ही देर पहले मेरे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे। उन्होंने तो कहा है कि गोया जुडिशल कमीशन बनाना या फिर इन मुतालबात पर आना तो ये वही बात हो गई कि आप लोगों को क्लीन चिट दे दी जाए कि कोई कभी भी आकर डी चौक या इस्लामाबाद पर धावा बोल सकता है, और लग भी नहीं रहा कि हुकूमत इसको मानेगी। अच्छा देखें, अगर तो वो ये समझते हैं कि जुडिशल कमीशन ने हमें बेगुनाह भी करार दे देना है और हमारे ऊपर नामजद एफआईआर्स भी खत्म हो जानी है और हमारे सियासी कैदियों की रिहाई भी हो जानी है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमारा मौकफ जीत गया है। फिर तो राना साहब ने पहले ही हार तस्लीम कर ली और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि जुडिशल कमीशन से हम इनोसेंट डिक्लेयर हो जाएंगे। हमने को किसी से माफी नहीं मांगी, हमने को ये बात नहीं की कि आप हमें रिहा कर दें। हमारी डिमांड ये है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं। जुडिशल कमीशन अगर हमें गिल्टी करेगा तो हम उसका कानूनी तौर पर चीजों का सामना करेंगे। तो अगर वो ये समझ रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनने से हमें रिलीफ मिल जाएगा, तो फिर तो आप ये समझ लें कि हुकूमत ने अपना नैरेटिव खुद ही दफन कर दिया। क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि जुडिशल कमीशन की सूरत के अंदर हम बाहर आ जाएंगे, हमारे मुतालबात तस्लीम हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा मौकफ सच पर मबनी था और हुकूमत का मौकफ झूठ पर मबनी था। और 9 मई हो, फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट हो, पीटीआई थोड़ा सा क्या घबरा रही है? क्योंकि हो सकता है, कहा यही जा रहा है कि ट्रायल इतना सख्त है कि शायद इसके ताने बाने अडयाला तक आ सकते हैं। इसमें हमने किस बात पर घबराना जी? घबराएं वो लोग जो उनके पास जाके बैठ के जनरल फैज हमीद के पास रातों रात अपना रिजल्ट तब्दील करवा के तो अपनी सीटों को क्लियर करवाते थे। वो बेशक मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर हो या वो नून लीग के वो लोग हो जो ऑपरेशन रजीम चेंज में जाके उनके ड्राइंग रूम्स में बैठते थे, उनको उनके घबराने का शायद वक्त हुआ चाहता है। हमने किस चीज पर घबराना है जी? देखें, इमरान खान साहब की जहां तक बात है, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर और आपके जो डीजी ISI हैं वो प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करते हैं। कल इमरान खान साहब का जेल से बिल्कुल कैटेगराइज ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर मौकफ आ गया कि जनरल फैज मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की इजाजत के साथ आकर मिलते थे और वो जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देनी होती थी उस हवाला से मिलते थे। तो वो तो हर DGI जो है अपने वक्त के रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर को जाके मिलता है। तो उसमें हमारे लिए घबराने वाली कौन सी बात है जी? बिल्कुल सही। और ये जो कफन बांध कर आने वाले हमारे वज़ीर आला KP थे अली अमीन गड्डापुर साहब, सर वो आजकल इस पूरे अमल से कहाँ गायब है? ना ही उनका कोई ऐलान सामने आ रहा है, ना मुज़ाकराती अमल के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं।
नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हैं, हर मीटिंग के अंदर शामिल होते हैं, वो हर बात कर रहे हैं, उन्होंने सुबह भी चलाना है, वो सुबह भी चला रहे हैं, वो पूरा एमरजेंसी की सूरत हाल को भी देख रहे हैं, केपीके में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख रहे हैं, और वो मुकम्मल तौर पर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। रह गई बात जो आपने पहली बात की कफन पहन के, तो कफन पहन के तो आए थे, उसके बिल्कुल सही। बाद जो स्ट्रेट ब्रूटैलिटी का सामना करना पड़ा, तो अली अमीन बिल्कुल वो मुज़ाकराती कमेटी का भी हिस्सा हैं, उनको मुज़ाकरात के अंदर जो जिम्मेदारियां उनके पास हैं वो उन्हें आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, एंड ही इज वर्किंग एज वेल। और सर, बानिया पीटीआई के बाद कौन पार्टी के अंदर किसका हुक्म चलता है, बुशरा बीबी का या फिर बैरिस्टर गौहर का? बानी पीटीआई का ही हुक्म चलता है जी, एज सिंपल एज दैट। और मोहसिन नकवी की परवेज खटक साहब से मुलाकात हुई है, और आपको लगता है ये कोई पीकेपी हुकूमत में कोई नया पीटीआई के खिलाफ महाज सेट होने जा रहा है, या कुछ हो सकता है ऐसा? आपको अगर याद हो तो परवेज खटक साहब को इलेक्शन से पहले भी लॉन्च किया गया था, बहुत बुलंदो बांग दावों के साथ, कि वो केपीके में ये कर देंगे, वो पीटीआई को वहां पे डेंट कर देंगे, पीटीआई को जनाब तबाह बर्बाद कर देंगे। उसके बाद रिजल्ट क्या निकला उनका, जरा कौमी असेंबली का रिजल्ट निकालें। ही लॉस्ट अराउंड 76,000 वोट्स टू पीटीआई कैंडिडेट, और सूबाई असेंबली की दोनों सीटें भी वो जनाब इसी बुरे तरीके से हार गए। तो जो बंदे ने ग्राउंड के ऊपर बुलंदोबाग दावे, तमाम सरपरस्ती, तमाम वसाइल मुयसर होने के बावजूद वो उस वक्त परफॉर्म नहीं कर सके, तो वो आज क्या परफॉर्म करेंगे जी। और ये सर 15 दिसंबर को कुछ अहम ऐलान मुतवक्के है पीटीआई की जानिब से, क्या आप लोग अभी तक सिविल नाफरमानी की कॉल पर कायम हैं, और क्या लाएमल उस दिन देने वाले हैं? देखिए 15 दिसंबर है, शुहदा के हवाला से दुआया तकरीबात, और ये पेशावर में मरकजी तकरीब रखी गई है जो दोपहर 2 बजे स्टार्ट होगी और नमाज मगरब तक चलेगी। उसमें शुहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जहां तक रह गया सिविल नाफरमानी का, तो देखिए खान साहब ने फैसला किया, हम तमाम सिविल नाफरमानी की तरीकों पर बिल्कुल खड़े हैं, इसको आगे लेके चलेंगे एज पर द डायरेक्शंस ऑफ इमरान खान साहब। इसके अंदर किसी को कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और फैसल वाडा साहब जितनी आजकल हिमायत कर रहे हैं पीटीआई की और बानिए पीटीआई की, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर बानिए पीटीआई को बचाना है तो बुशरा बीवी को दूर रखना है, और कौमी हुकूमत की बाज़गश्त, वो किस मिशन पर आपको नजर आते हैं? मैं नॉर्मली जी गैर संजीदा लोगों की बातों का जवाब नहीं देता। ये पाकिस्तान की हमारी जो इखलाकी रवायात हैं उसके अंदर, जो हमारा माशरती सेटअप है, जो हमारा घरेलू सेटअप है, उसके अंदर ये मैटर खामद और उसकी अहलिया के दरमियान होता है, यूनी के दरमियान रहना चाहिए। किसी को फने खां अपने आप को समझ के किसी को मशवरे देने की जरूरत नहीं है। लोगों के कहने के ऊपर अगर इस तरह घर टूटने लगे या इस तरह बातें होनी शुरू हो जाए तो फिर चल गया हमारा आइली निज़ाम भी और हमारा घरेलू निज़ाम भी। मैं गैर संजीदा लोगों की बातों का जवाब देना पसंद ही नहीं करता जी। इस किस्म के मशवरे आप मीडिया में इन रहने के लिए, अपनी रेटिंग के लिए, या आप शायद किसी को खुश करने के लिए तो दे सकते हैं, इनका प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपकी मुलाकातें जो हुई हैं राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई साहब से, क्या कुछ तय पाया है, या फिर उन्हें भी ये मुज़ाकराती अमल के हवाले से आपने एतमाद में लिया? जी बिल्कुल, उनको मुज़ाकराती अमल के हवाला से भी एतमाद में लिया। उनको हमने 15 तारीख को पेशावर में होने वाले इज्तिमा में शिरकत की दावत भी दी, जो कि वी आर ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम। उन्होंने उस दावत को कबूल किया। वो 15 तारीख को इंशाअल्लाह उस दुआया तकरीब का हिस्सा होंगे। बाकी चूंकि MWM भी तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है, SIC भी है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी है, तो तमाम जमातों ने मिलकर ज़ाहिर अपनी मुस्तक़बिल की हिकमत अमली के ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो तमाम इत्तेहादी जमातों की तरफ से आए। उन पॉइंट्स को कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में रखा जाएगा, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ भिजवाया जाएगा, फैसले उसके अकॉर्डिंगली होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। बहुत शुक्रिया खोखर साहब आपके वक्त का। सर, आज आईनी बेंच ने फौजी अदालत को मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है, लेकिन हतमी फैसलों को फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत रखा गया है। आपको नहीं लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम मुल्ज़िमान को आहिस्ता आहिस्ता सज़ा सुनाकर इसे अमल को आईनी अमल का हिस्सा बनाया जा रहा है, और शायद इसका इतलाक़ बानिए PTI पर भी हो जाए? ये खदशा है, स्पेशली जब से प्रेस रिलीज सामने आई है ISPR की, और उसमें पहली दफा
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये एक्नॉलेज किया गया है कि 9 मई में जनरल फैज की इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो अगर तो कोई ऐसी एविडेंस मौजूद है जो इनको कनेक्ट करती है, वो अभी तक हमने देखी तो नहीं है, और जब सामने आएगी तभी उस पर बेहतर अंदाज में कमेंट कर सकेंगे। लेकिन अब क्यास और स्पेकुलेशन यही की जा रही है कि मोस्ट प्रॉब्ली चीजें मिलिट्री ट्रायल की तरफ बढ़ रही हैं इमरान खान साहब की। अब अगर उस सूरत में बढ़ती हैं तो ये मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे जो ऑलरेडी बहरान जारी है वो बहरान मजीद गहरा हो जाएगा, और फिर इसकी ऑप्टिक्स बैन अल-अक़वामी दुनिया के लिए भी ठीक नहीं होगी। और मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि फिर वहां से इस चीज के ऊपर एक रिएक्शन भी आएगा कि जब आप एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को ट्राई करें मिलिट्री कोर्ट में, तो इट्स गोइंग टू रेज एन अलार्म, और मुझे लगता है कि ह्यू एंड क्राई भी इसके ऊपर होगी। बट लेट्स सी क्या होता है। हम तो सिर्फ इवेंट्स अनफोल्ड होते ही देख सकते हैं पाकिस्तान में। लेट्स सी, बिल्कुल ठीक। लेट्स होप फॉर द और बेस्ट। आपके ख्याल में क्या डी चौक और सानेहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि ये मुतालबा किया जा रहा है लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मुतालबा मानने से गुरेजा हैं। आपको नहीं लगता इससे इंसाफ का अमल मजीद सुस्त होगा? जो देखिए, जुडिशल कमीशन का जो बनना है, हमारे यहाँ कमीशंस बनते भी रहे हैं माजी में। इससे बड़े बड़े, बहुत बड़े वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर कमीशंस बने हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला? हमूदुर रहमान कमीशन, मुल्क दो लख्त हो गया। उसके ऊपर एक कमीशन बना। आपको सानिया एबटाबाद जिसमें उसामा बिन लादेन वाला इंसिडेंट हुआ, उस पर एक कमीशन बना। बट टू व्हाट एंड? हम कमीशंस बनाते हैं सिर्फ खाना पूरी के लिए, लफाजी के लिए, वक्ती तौर पर उठने वाली आवाजों को, उनको डिमांड करती हुई आवाजों को सेटिस्फाई करने के लिए। दुनिया भर में जो कमीशंस बनते हैं वो इसलिए बनते हैं कि ना सिर्फ हम सच जान सकें, बल्कि हमने उससे क्या सबक सीखा और ऐसे वाकयात दोबारा ना हो। तो हमारे यहाँ तो एक ऑन गोइंग सागा है, अनफोल्डिंग इवेंट्स हैं कि जिसके अंदर ज्यादतियां भी हो जाती हैं, और फिर उसके बाद उनके ऊपर कमीशंस भी बनते हैं, उनकी सिफारिशात, उनकी रिपोर्ट्स पर कुछ अमल नहीं होता। और सो आई थिंक इट्स एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। जिस चीज की जरूरत है वो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है वो कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है, अपनी अनाओं से पीछे हटने की जरूरत है। कि हम पिछले 10 साल से जिस क्राइसिस में फंसे हुए हैं, जिसकी कॉस्ट पाकिस्तान के लोग पे कर रहे हैं। आज देखें, 50% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। और वो क्यों जिंदगी गुजार रहा है? कि इस मुल्क की अशराफिया अपने झगड़े नहीं खत्म कर पा रही। आज आपके पास दुनिया भर में सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद आपके पास है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा इस मुल्क में आउट ऑफ स्कूल है। 25 लाख नौजवान आपके पास हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है, आगे उसके लिए रोजगार नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम सारे जजेस, जनरल्स, पॉलिटिशियंस, हम सब आपस में इस तरीके से उलझे हुए हैं कि हम इश्यूज के ऊपर ना सियासत कर रहे हैं, ना मुल्क को डायरेक्शन दे रहे हैं। बस हमारे लिए पावर पॉलिटिक्स अहम है, इक्तदार हासिल करना अहम है, ना कोई असूल, ना कोई नजरिया। और लोग इसकी और अवाम कॉस्ट पे करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। आपने डायलॉग की बात की। ये पहली मर्तबा है कि पीटीआई बगैर किसी शर्त के बात करने को तैयार है, लेकिन अब हुकूमत जो है वो 1 स्टेप अहेड आके दोबारा से शराइत ऐड कर रही है। कभी कह रहे हैं आप 9 मई की माफ़ी मांगे, कभी कहते हैं आप कुछ करें। आपको नहीं लगता हुकूमत की विल ही नहीं है डायलॉग करने की, या फिर वाकई हुकूमत पर भी कोई प्रेशर है कि पहले इनसे शराइत बनवाई जाए? एक तो मैं तो समझता हूँ कि ये इसके अंदर एक खुशाइंद बात ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन को बदला है। वो कभी भी दीगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज नहीं करना चाहते थे। हमेशा यही कहते रहे कि हम अगर एंगेज करेंगे तो पावर्स जो पाकिस्तान में निज़ाम चलाती हैं हम उनके साथ एंगेज करेंगे। उन्होंने कभी सियासी जमातों को अहमियत ही नहीं दी। तो उनकी तरफ से ये पोजीशन चेंज करना खुशाइंद है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। साथ बैठेंगे, जाहिर बात है, आप शुरू करेंगे माउंट एवरेस्ट से, K2 पहाड़ से, तो ऐसा ऐसा वहां से होते होते तमाम फ्रीकैन
फिर कहीं इस्लामाबाद रावलपिंडी के करीब पहुंच ही जाएंगे। और फैज़ हमीद के खिलाफ ये जो फर्द जुर्म आयद हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये इतना ही आसान है जितना पीटीआई कह रही है कि एक इदारे का अंदरूनी मामला है, या फिर इसकी कड़ियाँ आपको लगता है ख़ास पैटर्न के तहत चलते चलते बानिए पीटीआई तक अडयाला आएंगी? देखिए, ये तो अभी मैटर ऑफ एविडेंस है। अभी हमारे इल्म में नहीं है कि क्या एविडेंस कनेक्ट करती है बानी पीटीआई को और जनरल फैज को। और जब वो एविडेंस सामने आएगी, हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और उसका एक ब्रंट भी तहरीक इंसाफ भी फेस कर रही है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में इसको बड़ा केयरफुली परखना पड़ेगा कि उस एविडेंस की क्वालिटी क्या है। सिर्फ लपेटने के लिए किया जा रहा है इमरान खान साहब को, या वाकई उसमें कोई हकीकत भी है। तो ये जब चीजें सामने आएंगी, अभी तो हमारे सामने सिर्फ 3-4 लाइनों की आईएसपीआर की स्टेटमेंट है, नथिंग मोर देन दैट। तो वो जब आएगी तो तब एक बेहतर तरीके से कमेंट कर सकेंगे। और मुस्तफ़ा साहब, ये जो फैसल वाडा साहब जिस मिशन के ऊपर हैं और कौमी हुकूमत का बयानिया भी अपनाया जा रहा है, क्या इतना आसान है इस मुल्क में कौमी हुकूमत बना लेना, या फिर आपको क्या लगता है वो किस एजेंडे के तहत मूव इन कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसी तजवीज़ हुई तो वो तमाम फरीकैन को कबूल होगी? देखिए, खुदा ना करे कि पाकिस्तान के ऊपर वो वक्त आए कि जिसमें कौमी हुकूमत बननी पड़े। इसलिए कि कौमी हुकूमत का मतलब ये है कि एवरीथिंग एल्स हैज फेल्ड। तमाम इंस्टीट्यूशंस फेल हो चुके हैं, मुल्क में अनाकी फैल चुकी है, और केओस है, और अब एक नेशनल गवर्नमेंट बनाकर एक कूलिंग ऑफ पीरियड देकर आगे बढ़ा जाए। तो खुदा ना करे कि पाकिस्तान के ऊपर वो वक्त आए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रास्ता प्रोवाइड कर रखा है, वो है इलेक्शंस का। अगर पॉलिटिकल हालात सियासतदान नहीं संभाल सकते तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट हो जो 3 महीनों के अंदर अपना काम पूरा करे, इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो और इलेक्शंस की तरफ मुल्क चला जाए। बहरान इवेंचुअली तो खत्म इसी से होना है। हम इसको जितना डिले करते रहेंगे, जितना इस रियलिटी को एवेड करते रहेंगे, हम बहरान को मजीद गहरा करते रहेंगे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इलेक्शंस वाहिद हल है बहरान से निकलने का। और लोगों की जो राय है वो चाहे जैसी भी हो, हमें कोई लोग पसंद हो ना पसंद हो, अवामुन्नास जिसके हक में राय दे दे, फिर उसके सामने सर तस्लीम खम करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। और यही जमहूरी रवैया पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा। अदरवाइज हम इसी तरह केओस में फंसे रहेंगे। और खोकर साहब, पीपल्स पार्टी का आप इसमें क्या स्टेक देख रहे हैं? बिकॉज रिलेटिवली मौलाना फजल रहमान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि मैं नाराज़ हूँ ऐवान सदर से और पीपल्स पार्टी से, और साथ ही साथ कल उनके बयानात से ये तासुर भी मिल रहा था कि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि हुकूमत के डायरेक्ट मुज़ाकरात बानिए पीटीआई के साथ हो, बिकॉज शायद वो शिकवा कर रहे हैं कि उन्हें भी एतमाद में इस पर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ फ्रॉड हो गया। उनके वोट चाहिए थे और 26वीं आईनी तरमीम के लिए, और वो वोट लेने के लिए उनसे एक वादा किया गया जो बाद में वफा ना हुआ। आपको याद होगा ताहिरुल कादरी साहब भी इस्लामाबाद आए थे, 2012-13 की बात है, और फिर उनके साथ भी एक मुआहदा हुआ और आज तक वो मुआहदा हाथ में लिए ही फिर रहे हैं। लेकिन मौलाना और ताहिरुल कादरी साहब में फर्क है। मौलाना इससे पहले इस्लामाबाद की तरफ एक दफा आ चुके हैं, उनके पास स्ट्रीट पावर भी है, और अगर वो इस्लामाबाद का रुख करते हैं, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती, तो फिर हुकूमत के लिए एक बड़ी मुश्किल पोजीशन बन जाएगी। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल सर, ये जो जजेस की तैनाती और नई भर्ती की लूट से लगी हुई है, और उनमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जो पहले ही मुतनाज़े हैं, जैसे कि शाहरुख अर्जुमन, हुमायूं दिलावर साहब, इतनी बड़ी तादाद में नए सिरे से जजेस को भर्ती करना, एक कोई आपको लगता है हम ख्याल जजेस ग्रुप अब क्रिएट किया जा रहा है, उसका नया दौर शुरू होने वाला है इतने इख्तलाफात के बाद? देखिए, अदलिया तो कॉन्कर हो चुकी है, अदलिया को तो फतह किया जा चुका है। अब वहां पर केसेस की जो फिक्सेशन है वो भी गवर्नमेंट के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है, बेंचेस की फॉर्मेशन वो भी गवर्नमेंट के पास है। तो अब ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, ये तो अब खत्म हो गए। अब तो जो अहकामात सादिर होते हैं उसी तरह फैसले आ जाते हैं। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पाकिस्तान हैज कम टू दिस पॉइंट। लेकिन अब यहाँ से चीजें बेहतर करने के लिए जो पहली जिम्मेदारी थी वो वकला कम्युनिटी पे थी, लेकिन व्हाट वी सीइंग इज के बार्स भी डिवाइडेड है। अभी इसके जो पूरे इफेक्ट्स हैं इन
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की फॉर्मेशन के और ये जो अपॉइंटमेंट्स अब होने जा रही हैं, निज़ामे अदल एक मजाक बनकर रह गया है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर मौजूद थे। देखते हैं ये मामलात आगे किस तरह चलते हैं और आने वाले दिनों में क्या वाकई कुछ मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।